everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पहले वीडियो में हम अपने यूनिट 7 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में. इससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजैक्शन रिस्क एंड ट्रांसलेशन रिस्क के बारे में. तो अगर आप इनसे किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन रिस्क एंड ट्रांसलेशन रिस्क के बारे में और जाना था कि इन दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है. ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ. अब आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है. अब इकोनॉमिक रिस्क को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है आपका ऑपरेटिंग रिस्क. ठीक है, अब इसको ऑपरेटिंग रिस्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में जो डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं उसको ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं. मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेस है XYZ और उसका काम क्या है कि वो जापान से गुड्स को इंपोर्ट करता है और यूनाइटेड स्टेट्स में उन गुड्स को सेल करता है. ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशन वर्क है वो क्या है कि जापान से गुड्स को इंपोर्ट करना है और उन गुड्स को फिर यूएस में सेल करना है. ठीक, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, जो आपका जापानीज येन है इट स्टार्ट्स गेनिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर. तो यूएस डॉलर कंपैरिजन में जो जापानीज येन है वो गेन करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो इम्पोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे, वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे. तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो बिजनेस है उसके ऑपरेशंस को ये अफेक्ट करता है. ठीक है, सो इट वुड मेक इट मोर एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी XYZ टू परचेज गुड्स फॉर इंपोर्ट, देयरबाय हर्टिंग इट्स ऑपरेशंस. तो जब भी आपका जो बिजनेस है उसकी जो डे टू डे ऑपरेशन वर्क्स है अगर उसको कुछ अफेक्ट कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक रिस्क कहलाता है. सो इकोनॉमिक एक्सपोजर इज अ टाइप ऑफ foreign exchange exposure caused by the effect of unexpected currency fluctuation on company's future cash flows, foreign investment या फिर उसकी earnings पे. अब अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चेंजेस लाए हैं या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है या गवर्नमेंट डेट की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे भी आपके जो अपने ऑपरेशन है वो अफेक्ट होंगे और आपके इन्वेस्टमेंट पर भी उसका अफेक्ट आएगा. ठीक है, so economic exposure, also known as operating exposure, can have a substantial impact on a company's market value since it has far-reaching effect and is long term in nature. तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका economic risk है ये long term होता है, लेकिन जो हमारा transaction risk है and जो हमारा translation risk है ये आपके short term in nature होते हैं. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिस्क क्या होते हैं. इसको आप टाइप्स भी कह सकते हैं या फिर रीजन भी कह सकते हैं जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक रिस्क अराइज होता है. पहला है आपका सोवरेन रिस्क. अब देखिए सोवरेन रिस्क क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, अब उस कंट्री में अपनी कुछ पॉलिसीज होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे जिनको आपको मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने जो पॉलिसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया. ठीक, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो कुछ अपनी पॉलिसीज के अंदर भी क्या करती है, चेंजेस लाती है. अब अगर पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी अफेक्ट होगा और अगर एक्सचेंज रेट अफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टमेंट पर भी उसका अफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो ये होते हैं आपके सोवरेन रिस्क. इसके अंदर आपका पॉलिटिकल अनरेस्ट भी आता है कि अगर जिस भी फॉरेन कंट्री के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इसकी वजह से भी रिस्क अराइज कर सकता है. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गई है. अगर गवर्नमेंट डेट के अंदर है तो वो क्या करेगी, अपने डेट को रिकवर करने की कोशिश करेगी और इसकी वजह से भी क्या होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर अफेक्ट आएगा क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगी ताकि वो अपने डेट को क्लियर कर सके. ठीक है, तो ये होते हैं आपके
सोवरेन रिस्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनएक्सपेक्टेड स्विंग इन द एक्सचेंज रेट। अब अगर आपके एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पर अफेक्ट आएगा और इकोनॉमिक रिस्क आपका अराइज होगा। ठीक है, जैसे अगर इन्फ्लेशन के अंदर चेंजेस आ रहा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज है उनके अंदर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब क्या अफेक्ट करेंगे, आपके जो ऑपरेशंस हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट है इसमें हमारा क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट क्या क्या मतलब होता है कि अगर हमने किसी को प्रोडक्ट किस पे दिया है, क्रेडिट पे दिया हुआ, उधार पे दिया है। ठीक है, अब जो हमारी काउंटर पार्टी है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए कभी भी बोला जाता है कि अगर आप किसी को क्रेडिट दे रहे हैं तो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को देखकर ही आपको उसे क्रेडिट देना चाहिए, ताकि आपको ये रहे कि कब तक आपको जो आपने पैसा दिया है वो आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारी काउंटर पार्टी है वो टाइमली पे नहीं कर रही है या फिर वो केपेबल ही नहीं है पे करने के लिए, इसकी वजह से भी क्या होगा, हमें इकोनॉमिक रिस्क अराइज होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इकोनॉमिक रिस्क को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया था, एंड आई होप आपको इससे अच्छे से समझ में आया होगा और आप एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इकोनॉमिक रिस्क का, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एक यूएस इंपोर्टर है हमारा जिसका नाम है मिस्टर ए, ये गुड्स को इंपोर्ट करता है चाइना से। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इक्वल्स टू 6.5641 चाइनीज युआन, ये है एक्सचेंज रेट। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डर अमाउंट है वो है 650,000 चाइनीज युआन और क्रेडिट पीरियड हमें दिया हुआ है 3 मंथ्स का। ठीक, अब अगर हमने रियल टाइम में या फिर एक्चुअल टाइम में अगर ये ट्रांजैक्शन किया होता तो हमें कितना अमाउंट रिसीव होता, $99,023। अभी कैसे आया है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 6.5641 CYN इक्वल्स टू $1। अगर हम यहाँ पे 1 CIN निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 6.5641 और हमारा जो ऑर्डर अमाउंट है वो कितना है 650,000 CYN, तो ये हो जाएगा 650,000 अपॉन 6.5641। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका $99,023। तो अगर हमने एक्चुअल टाइम में अगर ये ट्रांजैक्शन किया होता तो हमें इतना अमाउंट रिसीव होता, बट क्रेडिट पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है 3 मंथ्स की। उस दौरान क्या होता है, जो आपका यूएस रेट है वो अप्रिशिएट यहाँ पे कर जाता है और एक्सचेंज रेट में आपके चेंजेस आ जाते हैं। अब एक्सचेंज रेट कितना हो गया 6.8012, पहले कितना था 6.5641। जब हमारे एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया है तो जो हमें अमाउंट रिसीव होगा उसमें भी क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 650,000 अपॉन 6.8012, तो ये आपका निकल के आ जाएगा $95,571। तो एक्चुअल रिसिट हमें कितना हुआ $95,571, लेकिन अगर हमने उस टाइम पर ट्रांजैक्शन किया होता तब हमें कितना मिलता $99,023। तो यहाँ पर जो टोटल लॉस सफर किया है वो कितना हुआ है $3,452 का। यही क्या है आपका इकोनॉमिक रिस्क। सिंपली क्यों, क्योंकि जो आपका यूएस इंपोर्टर है दैट इज ए, इसका जो बिजनेस है, जो इसका ऑपरेशनल वर्क है वो यही था कि वो गुड्स को क्या कर रहा था, इंपोर्ट करता था चाइना से। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। अब देखिए इंटरेस्ट रेट आपको किस में मिलता है, जो आपकी असेट्स होती हैं उस पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क एग्जिस्ट इन एन इंटरेस्ट बियरिंग असेट, टिपिकली अ लोन और अ बॉन्ड, ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द असेट्स वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से जो आपकी असेट की वैल्यू है उसमें भी अफेक्ट आता है, तो ये रिस्क क्या कहलाता है, आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। सिंपल से यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि लोन यहाँ पर 10% है, ठीक है, और एक कोई पर्सन है, पर्सन ए, ये यहाँ पर 12% ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लोन लेना है तो आप कौन सा इंटरेस्ट रेट प्रेफर करेंगे, 10% या 12%? तो आपका आंसर होगा 10%, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर ए का
जो लोन है यहाँ पर जो 12% पे ऑफर कर रहे हैं, तो इनकी जो असेट है जिस पर ये लोन दे रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कोई एक पर्सन ऐसा है जो 10% पे यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या हुआ, जो असेट है उसकी वैल्यू में चेंज आया। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इसी को हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। सो एज रेट्स राइज द प्राइस ऑफ फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट विल फॉल। ठीक है, तो जैसे जैसे रेट्स आपके बढ़ेंगे, जो आपका फिक्स्ड असेट है उसकी जो प्राइस है वो फॉल करेगी। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन बी हेज्ड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सूटेबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन द रिस्क स्ट्रेटजी ऑफ द एंटरप्राइज। एक एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कोई इन्वेस्टर है जिसने एक फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि आपकी फिक्स असेट कौन सी है, एक बॉन्ड है जिस पर वो 5% का कूपन रेट ऑफर कर रहा है। कूपन रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% ऑफर कर रहा है, लेकिन जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 6%। तो द प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड डिक्लाइन। अब ये पर्सन जो ये इन्वेस्टर है ये 5% यहाँ पे ऑफर कर रहा है, बट मार्केट में तो 6% है। तो अगर कोई भी बायर इस पर्टिकुलर बॉन्ड को परचेज करेगा तो उसको जो इंटरेस्ट है या रेट ऑफ रिटर्न है वो कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू मार्केट, राइट। तो ये जो बॉन्ड की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज द बॉन्ड इज ऑफरिंग a rate of 5% while the market is offering a rate of return of 6%. Hence, if the investor wants to sell this bond in the market, the buyer would offer him a lesser amount for the bond as this bond is low yielding as compared to the market। क्योंकि यहाँ पर तो हमको सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो हमें यील्ड मिलेगी मतलब हमें जो प्रॉफिट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। अगर हमने मार्केट से लिया होता तो हमको 6% पे मिलता। इसीलिए जो ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो इन्वेस्टर ऑफर कर रहा है इसकी वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।